वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि रहने वाले हैं सेक्शन सी व डी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ये आपका 12वां चैप्टर है। इसमें से जो निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं, वो आपके 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा। तो ये 6 नंबर का पार्ट है आपका। और पार्ट 11 की बात करें तो ये इसका नाम है जैविक या कार्बनिक खाद या उर्वरक। इस चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा दीर्घ उदात्मक वाला, जिसमें से अथवा में प्रश्न आएंगे, और इसमें से करना एक ही होगा, जो कि 3 नंबर का होगा। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, या अपन चैप्टर कह सकते हैं जैव रसायन। 7 नंबर का चैप्टर है। एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक प्रश्न, और वो भी आएगा 4 नंबर का। अगला चैप्टर है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। इसमें से सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरात्मक का, जो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न होंगे, जिसमें से अपने को 2 प्रश्न होंगे, इसमें से एक प्रश्न करना होगा। फिर अगला चैप्टर है अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदा। 6 नंबर का चैप्टर है, और इसमें से भी दीर्घ उत्तरात्मक वाला प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक पढ़ना होगा। अब हम ये हमारा जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम सेक्शन सी व डी, जैसे कि जो कि आपके 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न ये है जैविक खाद और उर्वरकों में 6 अंतर स्पष्ट करने हैं। ये आपका प्रश्न बोर्ड 2025 में सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है। अगला है डीएनए व आरएनए में प्रमुख अंतर। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है कार्बनिक क्लोराइड व अकार्बनिक क्लोराइड में आपको महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करने हैं। उसके बाद में हम बात करें कृत्रिम दूध व प्राकृतिक दूध में महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करने हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। फिर लवणीय और क्षारीय मृदाओं में भेद करना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसमें से आपको कम से कम 4 या 5 भेद आने चाहिए। फिर है फसलों पर मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या होता है, और मृदा प्रदूषण के किन्हीं 3 स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी आपका चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है पनीर किसे कहते हैं और पनीर का संगठन समझाना है। तो पनीर की पहले परिभाषा लिखी हुई है और उसका जो पोषकता का मूल्य और संगठन समझाया गया है। अगला प्रश्न दूध में यूरिया की मिलावट की जो विधि है उसकी जांच करनी है। फिर है नत्रजन की जैव उर्वरकों द्वारा बीज उपचार की विधि का वर्णन करना है। और 13वां प्रश्न है जैविक खादों का मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव का वर्णन करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है जैविक खाद एवं जैविक उर्वरक में जो अंतर स्पष्ट करने हैं। जैविक खाद के उदाहरण हो जाएंगे हरी खाद, गोबर खाद, और उर्वरक के उदाहरण हो जाएंगे यूरिया, अमोनिया, डीएपी। ये सब यूरिया उर्वरक के उदाहरण होते हैं। अब जो मृदा में नाइट्रोजन चक्र का जो आपका चित्र है, वो आपको पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है, उसको याद करना होगा। साथ में आप मृदा का कार्बन चक्र का चित्र भी याद कर सकते हो। फिर हमारा है जो जैव उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरकों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती है, उनको आपको सावधानी के से लिखना आना चाहिए। तो लाभ और सावधानियां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की जो मुख्य विधियां हैं उनका वर्णन करना है। यहाँ पर शॉर्ट में जो 5 मुख्य विधियां हैं उनको बताया गया है, वर्णन आप खुद कर लेना। फिर है नाइट्रेट उर्वरक का जो संक्षिप्त में परिचय देना है कि नाइट्रेट उर्वरक होता क्या है, उसका उदाहरण, लाभ, और उसको प्रयोग करने से पूर्व क्या सावधानी रखनी चाहिए वे। फिर है लवण प्रभावित मृदा के जो लक्षण और बनने के कारण क्या क्या होते हैं। जो लवण से प्रभावित मृदा होती है उसके लक्षण, बनने के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें 4 कारक दे रखे हैं, इससे बनती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट उर्वरक का जो संक्षिप्त में वर्णन करना था, ये हमने देख लिया है। फिर है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और उदाहरण को समझाना है उदाहरण सहित। तो ये क्वेश्चन आपका जैव रसायन चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण समझाया गया है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड का नामकरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इसमें। फिर अगला प्रश्न है अम्लीय मृदा बनने के कारण और उसके सुधार के उपाय कौन कौन से हैं, वो आपको लिखने हैं। तो अम्लीय मृदा के बनने के कारण और सुधार के उपाय इसमें लिख दिए। फिर है रासायनिक उर्वरक से भारी तत्वों का संचयन के प्रभावों को समझाना है। और पाइचुरेशन को परिभाषित करना है और इसकी धारण विधि का विस्तार से वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें पाइचुरेशन की हमने परिभाषा लिख दी है और ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जिसमें 4-5 स्टेप होते हैं, और उसके लाभ क्या क्या होते हैं और पाइचुरेशन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, वो भी समझाया गया है। अब हम बात करेंगे जैव रसायन चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन में एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो एंजाइम की आपको पूरी परिभाषा याद करनी है। उसके बाद में जैव उर्वरकों के लाभ क्या क्या होते हैं, और जैव उर्वरक का जो प्रयोग करते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, वो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फिर वर्मी कंपोस्ट क्या है
और इससे बनाने की विधियाँ एवं लाभ भी लिखना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट की पूरी डिटेल इस जो आपके नोट्स बैंक में दे रखी है, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, उसकी विधियाँ और कंजर्वेशन। फिर एक टॉपिक आता है पीड़िकनाशी का। पीड़िकनाशी वाला टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। फिर अगर हम देखेंगे जैव रसायन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैव रसायन के चैप्टर में पहला आता है विटामिन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या क्या है। तो विटामिन का ये डिटेल एग्जाम्पल दे रखा है। तो विटामिन के प्रकार क्या क्या होते हैं और विटामिन का वर्गीकरण क्या क्या होता है वो हमने इसमें समझा रखा है। विटामिन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, दो वो भी इसमें दे रखा है। फिर है कि जो वसा में तेल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विटामिन ए डी ई हो गया। और फिर है जल में घुलनशील विटामिन बी व सी होते हैं, इनको अच्छी तरह से समझाया गया है। आगे बात करें तो विटामिन के जो संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो इसमें बताई गई है कि विटामिन बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं। और फिर है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खाद्य परिरक्षक का। तो खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं उसको इसमें समझाया गया है। और खाद्य परिरक्षक के जो गुणधर्म होते हैं वो और इसके परिरक्षक के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। और प्राकृतिक और कृत्रिम की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल भी इसमें समझाया गया है। तो खाद्य परिरक्षक पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके भी हम आंसर लेके आ गए। फिर है आपके जो खाद्य परिरक्षक के संदर्भ में जो रासायनिक खाद्य परिरक्षक था उसके संदर्भ में उसके एग्जाम्पल थे, एक तो पैराबेस था, एक प्रोप्यूनेट्स था। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लिपिड। लिपिड के पूरे ये नोट्स हमने इसमें बता रखे हैं जो लिपिड को कम कवर करेंगे। तो लिपिड के कौन से भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इसमें से कर सकते हैं। लिपिड को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड। और सरल लिपिड को इसमें समझाया गया है। उसके बाद में संयुक्त लिपिड को समझाया गया है जो कि 2 प्रकार का होता है, एक ग्लाइकोलिपिड और एक होता है फॉस्फोलिपिड। तो संयुक्त लिपिड के बाद में आपको व्युत्पन्न लिपिड के बारे में बताया गया है। व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं, सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन द्वारा बनते हैं। इसके बाद सरल लिपिड की संरचना के बारे में बताया गया है जो कि 2 प्रकार के होते हैं। सरल लिपिड में एक तो होता है वसा एवं तेल होते हैं। फिर आके वसा होती है वो संतृप्त अम्लों के ट्राइग्लिसराइड, जबकि तेल होता है वो असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। इसके बाद में उसका सेकंड प्रकार है मोम। मोम क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों के मोनोहाइड्रिक होते हैं। फिर लिपिड के जैविक कार्य आपको समझाया गया है इसमें। फिर आगे बस इनका एंजाइम के बारे में बात करते हैं। एंजाइम क्या होता है, उसकी गुणधर्म क्या है, प्रकार क्या है, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल इस नोट्स में दी गई है। एंजाइम के वर्गीकरण को भी आपको याद रखना है। जो एंजाइम के वर्गीकरण है वो आपका ये आरबीसी बोर्ड 2024 में आया गया है प्रश्न है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 5 या 6 प्रकार के वर्गीकरण को देखते हैं एंजाइम के वर्गीकरण में, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर सकते हो। फिर यह कि एंजाइम के मुख्य गुणधर्म क्या होता है। एंजाइम जैसे कि जो माल्टोज से आपको 2 ग्लूकोज अणु मिलते हैं तो माल्टेज एंजाइम हो जाएगा। अब एंजाइम से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट उसके गुणधर्म है वो इसमें बताए गए हैं, 7 या 8 इसके गुणधर्म हैं। फिर बात करेंगे एंजाइम के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो एंजाइम के प्रमुख कार्य जैसे कि टाइलिन, माल्टेज और एमाइलोपेक्टिन ये एंजाइम है, इनके उद्गम और क्रियाधार और उनके उत्पाद को समझाया गया है। फिर है आपके इनके उद्गम और क्रियाधार को 7 प्रकार के एंजाइम थे, उनको अच्छी तरह से समझाया गया है। डीएनए और आरएनए में कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीन में कौन सा होता है। फिर है आपके एंजाइम की क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब है एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है। तो एंजाइम की क्रियाविधि पर भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका है एंजाइम की क्रियाविधि और क्रियाधार का संकुल होता है वो किस प्रकार बनता है, जिसमें मध्यवर्ती संकुल होता है। फिर एंजाइम उत्पाद बनता है। फिर एंजाइम का उत्पाद और जो संकुल होता है वो आपस में पृथक हो जाते हैं। एंजाइम की उपयोगिता क्या है, इस पर भी बार बार प्रश्न आ चुका है। तो ये एंजाइम के संपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं, जहाँ पर एंजाइम का कोई भी प्रश्न आता है तो आप कर सकते हैं। प्रश्न कोई भी कौन सा आ सकता है, ये प्रश्न दे रखे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। फिर अपना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आएगा न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए आरएनए के बारे में। तो यहाँ पर आपने न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए आरएनए को भी अच्छी तरह से समझा रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की है सेक्शन सी व डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बड़े बड़े नंबर के। और ये चैप्टर पे इस क्वेश्चन को कर लेना तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और नोट्स चाहिए तो आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पर व्हाट्सअप कर मैसेज कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ये जो क्वेश्चन है, जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर और डीएनए आरएनए में अंतर, ये अंतर वाले क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर याद कर लेना। और आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो इन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।